नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 7 मई 2022 है, दिन है सैटरडे। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले आई एम श्योर दोस्तों आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों में इस सीरीज़ के साथ ज्वाइंट हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से मेरे लेक्चर्स को देखते थे और उनको क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में पता नहीं था, इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज वो फिर से इस सीरीज़ के साथ जुड़ चुके हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को शेयर करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप अप द स्पिरिट। मैं चाहता हूँ कि हर रोज़, एवरी सिंगल डे, प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, डू शेयर इट राइट। आपका एक शेयर जो है, वन शेयरिंग विल मेक ए डिफरेंस, ट्रस्ट मी। और यही होता है राइट, वो एक शेयरिंग ही डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड प्लीज़ डोंट लिव इट ऑन समवन एल्स। ऐसा मत सोचिए कि 15 स्टूडेंट्स इसको शेयर कर रहे हैं तो दे आर इनफ। नो, आई वॉन्ट यू टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन शेयरिंग। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस सीरीज़ को शेयर करें। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं लेक्चर्स को बनाऊँ, अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स को बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, राइट, ये सस्टेनेबल रहें और इस सीरीज़ का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक ये सीरीज़ पहुँचे। ये तभी पहुँच पाएगी जब आप इसको शेयर करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ do share this lecture every single day. Thank you very much to all those students who are doing it on a regular basis. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा गया है बाय एक बहुत ही फेमस हमारे राइटर हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने उनके आर्टिकल्स तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उनकी किताबें नहीं, मीन्स फॉर्चुनेटली मैंने उनके आर्टिकल्स बहुत पढ़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है। मैं पढ़ूंगा जल्द से जल्द, और जब भी पढ़ूंगा तो उसका एक रिव्यू भी आपके लिए लेकर आऊँगा। चेतन भगत साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखते हैं। मुझे उनकी किताबों के बारे में इतना कोई ख़ास अनुभव है नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आज एक स्टूडेंट ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और उन्होंने भी बताया कि सर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल चेतन भगत का है। और मैंने कहा कि यस, मैंने उसको ऑन बोर्ड ऑलरेडी ले लिया है, मैंने आर्टिकल पीपीटी में ऐड कर दिया है। तो दे आर लॉक्ड डाउन, वी आरंट राइट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें, राइट, इंडियन सिटीज़ को अगर हम देखें, नॉट जस्ट सिटीज़, टाउन को देख लीजिए, यू विल फाइंड कि यहाँ पर कभी कोविड हुआ ही नहीं था, राइट। वी आर फुल फ्लेज बैक। शादियाँ चल रही हैं, ट्रेन्स चलने लगी हैं, एरोप्लेन्स चलने लगे हैं, मेले हो रहे हैं, राइट, बहुत सारे त्यौहार आ गए। तो वी आर बैक टू नॉर्मल, फुल फ्लेज में चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल आ चुकी हैं। एज़ फार एज देखिए, मास्क अब हम नहीं पहन रहे हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली थोड़े बहुत एटिकेट्स जो थे क्लिनलीनेस के, वो फिर से वो पुरानी आदतों में जा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें कोविड के साथ बहुत सारे लोगों में इम्प्रूव हुई, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वापस वो पुराना जो था वो वापस आ चुका है। बट एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम आफ्टर दिस। तो वी आर बैक टू नॉर्मल, आई वुड से। और ग्लोबल गूगल मोबिलिटी डेटा को देखें, एक स्पेशल मोबिलिटी ट्रेंड डेटा सेट है, तो इसको पेंडेमिक के टाइम पर क्रिएट किया गया था। तो अब नज़र आता है कि अब हमारे जो सिटीज़ हैं या फिर जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो प्री कोविड एरा में जितने बिजी थे ना, उतने ही अब बिजी होने लगे हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कोविड-19 हमेशा हमेशा के लिए गया नहीं है, एंड इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, क्योंकि ये एक डिजीज़ ऐसा है कि ये कभी भी वापस आ सकता है। इसका एक नया वेरिएंट वापस आ सकता है, नए नए वेरिएंट तो आते ही रहेंगे, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस अगर वेरिएंट आ जाए तो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इट इज़
मीन्स लॉजिकल चीज़ तो यही है कि हम सब थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़े सावचेत रहें। ऑफ कोर्स आई नो कि उतना प्रेशर नहीं है तो हम उतना तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जितना हो सके उतना तो हमें करना ही चाहिए, इज़न्ट इट। अब कुछ देशों ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, राइट, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन पर जो सिटी आपको नज़र आ रहा है ना, दिस वन इज़ शंघाई। शंघाई में 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, और आई एम श्योर यू नो कि चाइना में कोविड के केसेस जो हैं वो वापस आने लगे। चाइना में लॉकडाउन चल रहा है कोविड की वजह से। शंघाई जैसा बड़ा शहर, इतना पॉपुलेटेड शहर जो है वो एक लंबे समय से लॉकडाउन में है, और चाइना ने कसम खा ली है कि जब तक ज़ीरो कोविड नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको घर पे ही रहना है। आपकी सिटीज़ जो हैं वो लॉकडाउन में रहेंगे, और सिर्फ शंघाई नहीं, दूसरे भी सिटीज़ में इसी प्रकार के सीवियर लॉकडाउन जो हैं वो लगाए गए हैं। अब ये सारी चीज़ों की वजह से पता है क्या हुआ? द थिंग इज़ कि सप्लाई चेन जो हैं, ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना बनाता है, मीन्स वी नो दिस फॉर श्योर कि चाइना जो है वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और हमारे भारत की जितनी इकोनॉमी की साइज़ है ना, उससे तो बड़ा उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इट्स अ फैक्ट। भारत की इकोनॉमी की साइज़ जितनी है उससे भी बड़ा चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज़ तक नहीं जा पाते, फैक्ट्रीज़ नहीं जा पाते तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो चुका है, और दुनिया को बहुत सारा सामान जो है वो टाइम पर नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें तो यूएसए में बहुत सारे लोग बेड्स, क्लोजेट्स, ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस एक्सेट्रा की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर एक लॉन्ग वेट है क्योंकि चाइना से आने वाला सामान जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो अभी हो चुकी है चाइना की, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। देखिए, चाइना के साथ हमारे फ़िलहाल रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा कि उनकी सिचुएशन ऐसी रहे, राइट। वहाँ पर भी इंसान रहते हैं, एंड वी शुड रिमेंबर कि ये सारी ऑफ कोर्स देखिए, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल थिंग, बट रियलिटी तो यही है कि कुदरत ने तो एक पृथ्वी बनाई और हमने इसके अलग अलग बंटवारे कर लिए, राइट। होपफुली ऐसा एक समय आएगा, शायद हम हो ना हो, मे बी आफ्टर 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, आई डोंट नो व्हेन, बट दिस इज़ जस्ट लाइक माई एजुकेटेड गेस। एक दिन आएगा जब ह्यूमैनिटी को पता चलेगा कि यार ये सारे डिफरेंसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी बॉर्डर्स को हटाओ और एक साथ मिलकर रहते हैं। तब थोड़ा ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, प्रार्थना यही है कि चाइना में भी कोविड जो है वो चला जाए और वहाँ के लोग जो हैं वो भी बैक टू नॉर्मल जी ले, मीन्स वापस जीने लगे। अब अभी जो सिचुएशन है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। भारत दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन का पार्ट बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चाइना को पूरा हटाकर भारत उसकी जगह ले लेगा। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली राइट। इमोशनली लगेगा कि हाँ ऐसा हो जाए, मुझे भी पसंद आएगा, राइट, कि अगर भारत ऐसा हो जाए तो आई वुड लव, मीन्स आई वुड बी मोर देन हैप्पी। बट रियलिटी इज़ चाइना की जो एफिशिएंसी है वो अनमैच्ड है। एफोर्डेबिलिटी, हाई मशीन्स, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से इट इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये सप्लाई चेन का जो इश्यू हुआ ना, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो पहले चाइना को एग्जिट करना नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जिट ही करेंगे, राइट, हर कोई एग्जिट नहीं करेगा। कुछ कंपनीज अगर चाइना में उनका एक बड़ा प्लांट है तो वो सोचेंगे कि इंडिया में भी एक प्लांट हो, वियतनाम में भी एक प्लांट हो, या फिर दूसरे कोई आसियान के देश में भी एक उनका छोटा सा प्लांट हो, कि इनकेस अगर चाइना से सारी सप्लाई बंद हो जाए तो चीज़ें आपको ये 3 लोकेशन से मिलती रहें। और जब 3 लोकेशन पर आपकी चीज़ें होगी, लेट्स से 3 या 4 लोकेशंस पर, तो किसी एक देश पर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये देश कुछ मिसबिहेव करेगा तो आपका बिजनेस जो है वो टफ नहीं होगा। तो बहुत सारे देश जो हैं वो अब, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अब इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं कि मेक इन इंडिया जो है वो भी पॉसिबल है। एक चाइना का अल्टरनेटिव जो है वो हमें तैयार करना चाहिए। मेक नो मिस्टेक,
The current Chinese supply chain issues are once in a lifetime limited opportunity for India. ये परमानेंट विंडो खुला नहीं है, ये विंडो कुछ ही समय के लिए खुला है और दिस इज द टाइम टू एक्ट. वी हैव टू एक्ट नाउ. अभी हमें एक्ट करना पड़ेगा. मेगा प्लान्स अगर लॉन्च करने हैं तो अभी लॉन्च करने होंगे, राइट. और बहुत सारे प्रोक्योरमेंट यानी कि जो चीज़ें मंगवाते हैं दूसरे देशों से, तो ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स और बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो अभी अपना सिर पकड़ कर बैठे हैं कि कैसे सामान को चाइना से या दूसरे देशों से हम मंगवाएं. तो ये एक ऐसा समय है कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर लें, इसका फ़ायदा उठा लें, तो वी कैन गो ए लॉन्ग वे. अब हमारे देश में एज वी ऑल नो कि अगर कोई गलत चीज़ आप करते हैं तो इंस्पेक्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो चीज़ों को रोकते हैं, इज़न्ट इट. ऐसा हर जगह पर होता है. लेकिन हमें इसका थोड़ा ऑपोजिट करना चाहिए. हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट्स चाहिए जो जहाँ जहाँ पर स्टॉप लगा है, जहाँ जहाँ पर हर्डल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए. गलत चीज़ों को नहीं, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए. अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स फॉलो करते आए हैं तो मैंने आईएएस के बारे में ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, फ्यूचर में ये आईएमएस सर्विस हो सकती है मेरे हिसाब से. दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं कहता हूँ तो थोड़ा ऑथोरिटेटिव नज़र आता है, वो एक ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की झलक आती है. लेकिन आईएमएस यानी कि इंडियन मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि यहाँ पर ये जो कलेक्टर्स हैं ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट के राजा की तरह नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट के एक मैनेजर की तरह काम करेंगे. वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी सरकार. ऐसा वक्त भी आएगा. तो हमें ऐसे लोग चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर्स चाहिए, हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स चाहिए जो नई कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर सकें, जो नई कंपनीज़ को यहाँ पर हमारे भले ही प्राइवेट प्लेयर्स ही आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स लेट्स से किसी कंपनी के ओनर के साथ उनकी मीटिंग फिक्स की और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लेन, उनको कन्विंस किया कि भाई आप आइए, हमारे राज्य में आइए, इस जगह पर आइए, इस डिस्ट्रिक्ट में आइए, आपको क्या चाहिए, राइट. आप बताइए हमें आपकी रिक्वायरमेंट, वी वांट कि आप हमारे यहाँ पर आइए और अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कीजिए. इस प्रकार के नेगोशिएटर्स हमें चाहिए जो बिजनेस को यहाँ पर हमारे देश में लेकर आए. और सिर्फ मॉनिटरी इंसेंटिव से कुछ नहीं. मॉनिटरी इंसेंटिव इज़ इम्पोर्टेंट, राइट, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि अगर मैं आपके देश में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे एक प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए. मुझे पता होना चाहिए कि आने वाले 5-10 सालों के लिए आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे नहीं हो जाएगी कि फिर मेरे ये पैसे वेस्ट हो जाए. एफिशिएंसी, इसमें सारी चीज़ें, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, और बेसिकली पीस ऑफ माइंड. आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए जो व्यक्ति आता है वो फोकस्ड रहता है, उसका फोकस बिजनेस होता है. फिर आप उनको कागज़ों के चक्कर में उलझा देते हैं. आज भी ये सारी चीज़ें चल रही. ग्रास रूट रियलिटी पर अगर आप कभी जाएंगे दैन यू विल रियलाइज़ कि आज भी करप्शन और ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लेवल पर हैं ही. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटाने की ज़रूरत है. हमें कुछ 180 डिग्री का एक टर्न चाहिए व्हेन इट कम्स टू अब ब्यूरोक्रेसी. तो ऐसे कुछ मैनेजर्स को हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे. और चाइना जो है वो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस रहेगा फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन हमारा जो एक शेयर है, एक अगर पाई है, एक बड़ी सी केक है लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें अगर हमारा स्लाइस इतनी है तो हम इस स्लाइस को बड़ी कर सकते हैं एटलीस्ट, राइट. हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये पूरी की पूरी स्लाइस, पूरी केक हम खा लें, नहीं, लेकिन जो स्लाइस है उसको तो हम बड़ी कर सकते हैं ना, थोड़ी एक्सपांड कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट वी कैन एम फॉर. यही हमें करना चाहिए, यही हमारा फ़िलहाल एक लक्ष्य होना चाहिए. और अगेन दिस विंडो, ये जो खिड़की है, ये थोड़े समय के बाद बंद हो जाएगी. तो जो करना है वो फटाफट हमें करना पड़ेगा. दोस्तों, आपको याद होगा कल हमने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की थी, और आज इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ये कहता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसने डेमोक्रेसी को हर्ट किया है एंड इट हैज़ फेल्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. The final award of the Jammu and Kashmir Delimitation Commission has not laid to rest the concerns that dodged its work. इसको लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे थे, और जो डिसीजंस लिए हैं तो इसमें कुछ इश्यूज भी हैं जिनको सॉल्व करने चाहिए.
फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो ये सब्जुडाइज है। सब्जुडाइज का मतलब क्या होता है कि अभी कोर्ट के पास है ये टॉपिक और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक डिसीजन लेने वाली है। तो अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, तो उससे पहले कोई बदलाव जो है वो शायद करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। दिस इज जस्ट पॉइंट नंबर 1। अब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट, के सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को किस तरीके से देखती हैं। फिर जो नए पैरामीटर्स डिलिमिटेशन कमीशन ने सेट किए हैं फॉर डिलिमिटेशन, ये दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं होंगे। अब डिलिमिटेशन जो है ना वो उसका मेन फोकस ये भी होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन आए कि पूरे देश में एक प्रकार के स्टैंडर्ड्स को हम इम्प्लीमेंट करें। अब कश्मीर का एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 2011 सेंसस के मुताबिक कश्मीर जो है इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जिस जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडिशनल 1 सीट ही दी गई है। और जम्मू जिसकी पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर 6 एडिशनल सीट्स दी गई हैं। पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो जम्मू में आते थे, एज फार एज दिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये जम्मू में आते थे। अब इनको अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के साथ जो कश्मीर में आती है इसके साथ मर्ज किया गया है। अब ये दो रीजन्स जो है ना, इनके बीच में लैंग्वेज का डिफरेंस है, माउंटेन रेंज है और स्नोफॉल के टाइम पर तो ये इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो ऐसा मर्जअप करने की क्या ज़रूरत थी, ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। इसके साथ इट्स असर्शन दैट इट हैज़ ट्रीटेड जम्मू एंड कश्मीर एज वन यूनिट इज़ अनपर्सुएसिव। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसने जम्मू एंड कश्मीर को एक ही यूनिट के तौर पर देखा है, लेकिन अगर एक यूनिट के तौर पर देखा है तो फिर जो स्टेटमेंट आपने दिया तो उसमें ऐसा क्यों कह रहे हो कि 43 सीट्स जो हैं वो इसके लिए और 45 सीट्स जो हैं वो इसके लिए हैं, राइट। तो एक तरफ ये कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनिट के तौर पर देखा जा रहा है, तो फिर ये कहना चाहिए ना कि टोटल सीट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की इतनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, रादर देन कि जम्मू की इतनी और कश्मीर की इतनी। तो आप ही कह रहे हैं और आपके ही स्टेटमेंट में एक कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये रियलिटी है कि धर्म के नाम पर यहाँ पर पोलराइजेशन है, यहाँ पर बड़ी क्रैक्स हैं। और दूसरी चीज़ कि 2018 से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चल रहा था। आपको पता है कि जो एक सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, तो वो कोएलिशन जो है वो ब्रेक हो गया और तब से यहाँ पर एक जो कहते हैं ना प्रेसिडेंट रूल वो यहाँ पर लगाया गया, या फिर गवर्नेंस रूल आप कह सकते हैं, बिकॉज थिंग्स वर बिट डिफरेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद 370 आया, हटाया गया आर्टिकल 370 2019 में, और तब से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो यहाँ पर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 2018 से नहीं है। इसके साथ टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पर चल रहे हैं, मिलिटेंसी पिछले 4 महीनों के अंदर इसमें एक उछाल देखने को मिला है। फॉरेन मिलिटेंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, और तालिबान ने कैसे अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, टेक ओवर कर लिया, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो दिस इज़ द टाइम कि अभी अफ़गानिस्तान भी इश्यूज़ से गुज़र रहा है, पाकिस्तान भी अपने इंटरनल इश्यूज़ से गुज़र रहा है। तो दिस इज़ द टाइम कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्थापना जम्मू एंड कश्मीर में करें, लेकिन उसके लिए जो बेसिक स्टेप है दैट इज़ डिलिमिटेशन, और इसको थोड़ा और ज़्यादा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज पॉसिबल अगर हुआ देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग ए वीडियो, स्पेशल वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ डिलिमिटेशन में। आपको समझाऊंगा कि डिलिमिटेशन क्या होता है, इसके A to Z को समझेंगे, और उसके बाद ये जो कश्मीर का डिलिमिटेशन जो या डिलिमिटेशन कमीशन जो है ना, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे। काउंटडाउन द हिंदू का ये आर्टिकल है। 2 ट्राइबल मैन हैं, राइट, उनको मध्य प्रदेश में इतना मारा गया भीड़ के द्वारा कि उनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि ये जो 2 ट्राइबल मैन थे उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, इल्ज़ाम इन द सेंस के लोगों ने ये कहा कि
ये लोग जो हैं वो गौ हत्या कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग, मुस्लिम्स, दलित्स हैं, राइट, जिनके प्रति मॉब वायलेंस और मर्डर्स के केसेस हमें देखने को मिले हैं। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो दो ट्राइबल मैन का जो केस है उसमें अरेस्ट किया 13 लोगों को। अब 2005 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कैटल स्लॉटर हैं, जो गौ हत्या है या फिर जो ऐसे एनिमल्स जो हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है, तो इस पर एक बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उसका एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन करते, एक्सपांसिव इंटर यानी कि उसको ब्रॉड करते हुए उसका एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48, 48A और 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए जो पशु हैं ना, तो इनकी ब्रीड्स को प्रिजर्व करना चाहिए। इसकी वजह से इनका स्लॉटर जो है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाय हो, बछड़ा हो या फिर दूध देने वाला कोई भी ऐसा जो कैटल है जिसमें भैंस आ गई, राइट, तो ऐसे एनिमल्स का हमें स्लॉटर नहीं करना चाहिए। और इन जनरल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी शुड प्रमोट कंपैशन टू एनिमल्स, प्राणियों के प्रति करुणा हमें व्यक्त करनी चाहिए। तो 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं गौ हत्या जो हैं तो उस पर एक रोक लगा दी थी। देखिए, भारत में मेजॉरिटी जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू लोगों के लिए गाय जो हैं वो एक धर्म का प्रतीक हैं। लोग गाय नहीं बोलते, गाय माता कहते हैं, राइट, तो एक रिलीजियस अफेक्शन है गाय के प्रति। तो इस अकेले रीज़न की वजह से ही जो भी अलग अलग लोग ये बिजनेस में हैं, जो गाय को मारते हैं, गाय का मांस बेचते हैं, बीफ जिसको कहते हैं उसको बेचा जाता है, फिर गाय की स्किन, हाइड, ये सारी चीज़ों को बेचा जाता है, तो दे शुड नॉट डू दिस थिंग, इज़न्ट इट? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो हैं उनके सेंटिमेंट एक पर्टिकुलर एनिमल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर स्लॉटर करेंगे तो इस प्रकार के इश्यूज होंगे ही। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि 4 हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तो इन्होंने लिंचिंग के खिलाफ लॉज बनाए हैं। अब इंडियन पिनल कोड में लिंचिंग को क्राइम नहीं कहा गया है, तो इसमें एक चेंज की आवश्यकता है। देखिए, लिंचिंग जस्टिफाइड नहीं है। अगर कुछ लोग लेट्स से गाय की हत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिर भीड़ जो है वो न्याय करें। नहीं, न्याय जो है वो तो सिस्टम से ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मीन्स दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कसाब का केस। ऑफ कोर्स कसाब के पीछे हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमने कसाब के लिए वो खर्च नहीं किए थे, हमने न्याय के लिए वो पैसे इन्वेस्ट किए। दैट वाज ए सिंबल के हमें सब पूरी दुनिया को पता था कि यही कसाब है जिसने गोलियां चलाई थी, यही कसाब है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन भारत ने पूरी प्रोसेस को फॉलो किया। अगर हम चाहते तो उसको ऐसे ही रोड पर छोड़ दिया जाता और लोग उसको पकड़ पकड़ कर टुकड़े कर देते उसके। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर समाज जो है वो ऐसा हो जाएगा, और फिर ऐसा होगा कि जो हम देखते हैं कुछ देशों में, जैसे कि सऊदी अरेबिया में और ऐसे देशों में कुछ पुराने ऐसे लॉज चल रहे हैं कि लोग पत्थर मारकर लोगों को मार देते हैं, ऐसी कुछ पुरानी सज़ाएं आज भी चल रही है, जो मिडीईवल एरा की सज़ाएं जो हम कहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर चाहिए कि जस्ट हो, जस्ट यानी कि चीज़ें जो अगर चल रही हो तो प्रॉपर तरीके से चले। तो दैट्स व्हाट वी वांट, ऐसा हमें चाहिए। भले ही अब फिलहाल इतनी अच्छी परफेक्शन वाली सिचुएशन नहीं है, बट वी शुड स्ट्राइव फॉर इट, इजंट इट? तो यहाँ पर ऐसे इंडियन पिनल कोड में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश की जो सिविल सोसाइटी आई वुड से कि सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, देश की सिविल सोसाइटी को भी
जस्टिस की डिमांड करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ सभी लोगों को, सभी कम्युनिटीज़ को, मैं कहूँगा सिर्फ हिंदूज़ नहीं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, राइट, सभी को अपने अपने जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको अपील करनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि गाय हत्या जैसे किसी भी प्रकार के ऐसे ऐसे एक्ट में आप पार्ट ना लें, आप उसका शिकार ना बने, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस चीज़ को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बैन किया है, काउ स्लॉटर को बैन किया है। इसी के साथ मेजॉरिटी जो इस देश की हैं तो उनके बहुत ही इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस सेंटिमेंट्स गाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इट विल क्रिएट ए वेरी रॉन्ग इमेज। और ऐसा नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग ही इसमें शामिल हैं, राइट। बहुत सारे हिंदूज़ भी इस प्रकार के व्यवसाय में हैं। तो वी नीड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस, सिर्फ एक नेगेटिव मैसेज ना जाए, राइट, एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो लोग जो भी इस बिज़नेस में है ना, वो उनके लिए बिज़नेस ही है, उनके लिए सेंटिमेंट्स कुछ काम के नहीं हैं ऐसे बिज़नेस में जो हैं। तो इसको ऐसे एंगल से हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि फिर लिंचिंग हो, झगड़े हो, रायोट्स हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओवरकमिंग डिफरेंसेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। स्क्रीन पर है फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे मोदी साहब, और ये फ्रांस के फर्स्ट लेडी हैं, राइट, मैक्रोन साहब के वाइफ हैं। अब बात थी कि फ्रांस और इंडिया के बीच में एक टेटे यानी कि बातचीत होगी थोड़ी बहुत, राइट, इतनी फॉर्मल नहीं, लेकिन फिर फाइनल जो स्टेटमेंट आया तो बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल चीज़ों पर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई। 30 पैराग्राफ का स्टेटमेंट आया। यूक्रेन का जो युद्ध है वो नंबर 1 था। इसके साथ फ्रांस ने भारत को फार्म पर इनवाइट किया है। फार्म यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन। तो बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल देश हैं, तो वहाँ पर वीट एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ऑन बोर्ड लाया ताकि ये वल्नरेबल देशों को हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब हमारे देश में ज़्यादा हीट वेव की वजह से जो वीट का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुआ है, डैमेज हो गया है। तो भारत को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इनफ वीट का स्टॉक है, लेकिन अब प्राइसेस थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज ये कहा जाता है कि वीट का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ दिस हीट वेव। तो ये थोड़ा हमें सोच समझ कर, वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड थिंकिंग, कि अगर हमने प्रॉमिस की है ग्लोबल सप्लाई की, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहले हमारी सप्लाई जो है वो तो बराबर है या नहीं। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर जर्मनी में भी बातचीत हुई, डेनमार्क में भी बातचीत हुई। भारत और इंडिया की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड में दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2015 में। इसी समय के टाइम पर 2015 में पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड के समय पर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फ्रांस और इंडिया ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो हेड क्वार्टर की ऑफिस हैं वो किस शहर में है, बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। दोनों देश अब क्लाइमेट चेंज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स टू बिल्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन फॉर मार्केट्स इन यूरोप एंड एशिया। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ये चीज़ दोनों फ्रांस और इंडिया मिलकर करना चाहते हैं। इसके साथ स्पेस सेक्टर में दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, और 6 दशक पुरानी पार्टनरशिप है इन द फील्ड ऑफ स्पेस दोनों फ्रांस और भारत की। एंड वी नो के दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत पुराने और अच्छे रिलेशनशिप हैं। और हमने नेगेटिव चीज़ों पर दूसरे ऐसे इश्यूज़ को काफ़ी मैच्योरिटी से दोनों ने दखल अंदाजी ना देते हुए हैंडल किया। इसी वजह से दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव परचेज रफाल फ्रॉम देम। इसके साथ 1998 में जब हमने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट की, तो उस टाइम पर फ्रांस ने हमारा विरोध नहीं किया था। 2008 में जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उन्होंने जब भारत को वेवर दिया, तो उस टाइम पर फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू कंक्लूड ए सिविल न्यूक्लियर डील विथ इंडिया। और जो महाराष्ट्र का जितापुर है, तो वहाँ पर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की बात जो है, तो उसमें लेट्स होप के फ्रांस जो है वो बिडिंग करेगी, और फ्रांस की कंपनी जो है वो उसमें काफ़ी आगे। एक कंपनी का नाम है EDF, राइट। तो ये काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी फेमस है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स।
तो ये सारी चीज़ें अगर ये हो जाता है तो लेट्स से कि जो अभी तक का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा. एंड द फाइनल पॉइंट इज़ कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में इतनी कोई बातचीत नहीं हुई, बट आई एम श्योर कि इसके बारे में बातचीत हो रही है, पर्दे के पीछे हो रही है, क्योंकि यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, ये सारे यूके के साथ, इन सारे देशों के साथ, हम ये दोनों देशों के साथ तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है. तो अब यूके और यूरोपियन यूनियन एंड आफ्टर दैट यूएसए, ये कुछ देश जो हैं वो बाकी हैं, तो इनके साथ डिस्कशंस और नेगोशिएशंस जो हैं वो बैक एंड में चल रहे हैं. और आपके लिए एक प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. राइट, बेसिकली WHO के डेटा के मुताबिक हमारे देश में 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ कोविड. और हमारे बाद आता है रशिया, जिसमें कुछ 1 लाख से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई है. तो एज़ पर WHO नंबर 3 पर कौन सा देश है? यूके, इटली, इंडोनेशिया या फिर यूएसए? एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. राइट, प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट, अभी शेयर कर दीजिए, डोंट वेट फॉर लेटर ऑन. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कल संडे हैं तो कल आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा. एंड दोनों फाइनेंशियल एनालिसिस और दिस हिंदू एनालिसिस या फिर एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस का आपको रिवीजन लेक्चर संडे को मिल जाएगा. एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस फॉर यू गाइस. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.